शुरू करते हैं न्यूमेरिकल का सेशन। एक आध दो न्यूमेरिकल तो यूट्यूब पे भी पढ़ने चाहिए इस लेसन के। 14 ग्राम प्योर कार्बन 6C14 है ना, 14 ग्राम शुद्ध कार्बन 6C14 में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, अवोगाद्रो नंबर दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि इस 14 ग्राम कार्बन में कितने एटम है, क्योंकि एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, सब लोग बताइए। कार्बन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, कोई बताएगा कितने इलेक्ट्रॉन? कार्बन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम? कार्बन के एक एटम में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? 6.02। कितने प्रोटॉन? 6। ग्राउंड स्टेट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन सर 14 - 6 क्या 8 न्यूट्रॉन हो गए एक एटम में इतने। अब तुम ये पता करो कि 14 ग्राम में कितने एटम है। कार्बन 6C14 लिखा ना, इसके 14 ग्राम में कितने एटम है। तो सबसे पहले 14 ग्राम में कितने एटम, कोई और ग्राम होता तो दिक्कत करता, लेकिन यहां से देखो जो डेटा यहां है उतने ग्राम यहां लिया गया है। मतलब कितना मोल लिया गया है कार्बन? 1 मोल। ये समझ में आ रहा है यहां से? तो 1 मोल का मतलब कितना? 14 ग्राम। कार्बन के लिए 1 मोल 14 ग्राम 6C12 में एटम बराबर कितने एटम होंगे बेटा? क्या इतने ही एटम होंगे? Na के जितना होगा कि नहीं होगा? तो सोचो इतना एटम है, टोटल कितना एटम है 6C14 में? टोटल कितना एटम है? क्योंकि 14 ग्राम लिया है आपने, 1 ग्राम लिया होता तो बात अलग होती, होता कि ना होता? 1 ग्राम लिया होता तो फिर सवाल दूसरे तरीके से लगता। अभी वो भी करा देता हूं, और 1 किलोग्राम ले हुए तो भी कितना एटम आएगा वो भी करा देते हैं। तो ये बात हो गई, इतने एटम है। अब मुझे पूछ लिया, बताओ अगर आपके पास मान लो 100 एटम है तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन। आपके पास कितने एटम है? 100। वो छोड़ो, तो कितना हो जाएगा? 6 × 100 600। तो आपके पास कितने एटम है? Na बराबर इक्वल टू Na, और एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। तो बताओ Na एटम में Na × 6 है कि नहीं है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ, क्यों ये बराबर होगा? क्योंकि ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है। बराबर क्या हो जाएगा? 6 × 6.02 × 10⁻23। ये आ गए आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा क्या मुझे पता करना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या कितने से गुणा कर दोगे? 8 × 6.02 × 10⁻23 आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। ऐसे ही सवाल तुम्हारे पास आ सकता है कि एक गिलास पानी है, एक गिलास, बताओ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। हो जाएगा नहीं सवाल? ये अलग है ना थोड़ा सा। एक गिलास पानी ले लिया, अब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताना है, तो एक गिलास पानी को H2O लिखोगे, फिर उसमें से आप कुछ सॉल्व करोगे तो एक उसका जितना परमाणु भार होगा उतने का मोल लोगे, फिर ये सब सॉल्व करने की टेक्निक होती है। ठीक है, तो वो टफ में चला जाता है बट आसान भी है, वो भी सिखा देंगे। अब इधर देख लो, अगर ये 1 किलोग्राम लिया होता तो कितना लिया गया होता? 1 किलोग्राम लिया गया होता। 1 किलोग्राम शुद्ध कार्बन C14 में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने वो है? तो भाई 14 ग्राम के बजाय कितना कर देना है? 1 किलोग्राम ना, 1 किलोग्राम है। तो आइए देख लेते हैं, 1 kg शुद्ध 6C12 में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। सबको पता है 1 मोल में कितना होता है, उतना लिखा है ना, ग्राम मोल। किलोग्राम मोल लिखा होता तो अलग है होता। अब 1 किलोग्राम आपने ले रखा है, बताओ कैसे लगाओगे इसको? तो सबसे पहले तो आप ये पता करोगे कि भाई 6C12 लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है यहाँ पर? 6C12। 14 नहीं लिया मैंने, 6C12 लिख दिया है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सर 12 ग्राम कार्बन में, है ना, 12 ग्राम में कितना मोल होता है? 1 मोल होगा कि नहीं होगा 6C12 का? 1 मोल किसका होगा? किसका? 6C12 का 1 मोल होगा। और इसमें कितने एटम होंगे? Na एटम होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, इसमें Na एटम। सबको पता है कि 1 मोल में इतने एटम होते हैं, लेकिन तुम्हें 12 ग्राम में कितने एटम है ये थोड़ी बताना था। तुम्हारे पास कितना है? 1 किलोग्राम। कितना है? 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम में कितने एटम होंगे, अब ये सोचने वाली बात है। तो आप क्या करेंगे भाई, कैसे करोगे, क्या तरीका है? 12 ग्राम यहां है ना, 12 ग्राम में 1 मोल हुआ, 1 मोल 6C12 में Na एटम है। आपको कितने में बताना है? 1 किलोग्राम में। तो
तो क्या करोगे, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता करना है ना। नंबर ऑफ मोल कैसे पता करोगे सब लोग, क्या तरीका है, क्या ये जितना आपने ले रखा है कि नहीं है, उसको डिवाइड कर दोगे 12 से तो आ जाएगा। भार बटे अणुभार जैसा कुछ तुम्हें आता है नंबर ऑफ मोल पता करने का, तुम लोग नहीं जानते ये सब चीजों को। अगर अगर मास अपॉन वॉल्यूम, भार बटे मोलर मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, और फिजिक्स में डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ाया जाता है। नहीं, अगर तुम लोग वो सब ना जानते हो, केमिस्ट्री का फार्मूला ना लगाना चाहो, और वैसे ही यहां से दिमाग लगा करके बताओ कि हम यहां से डायरेक्ट कैसे करें, भाई यहां से हमें अगर करने की इच्छा है ना, तो हम लोग क्या सोचो ध्यान से, 1 ग्राम में थोड़ी बताने चल रहे हो कि 1 ग्राम में थोड़ी बताने चल रहे हो, आपको 12 ग्राम यहां चाहिए ही चाहिए। 12 ग्राम में ही 1 मोल होता है। 12 ग्राम में कितना मोल होता है, 1 मोल होता है। अब 12 ग्राम में कितने हैं, Na के बराबर है। आपके पास कितने ग्राम है सोचो, 1000 ग्राम है, तो आपके पास है 1000 ग्राम है। और सबको पता है 12 ग्राम में कितना, क्या 12 ग्राम में 1 मोल, 12 ग्राम में 1 मोल। आपके पास कितना ग्राम है, 1000 ग्राम। तो यहां से देखो 1 ग्राम में कितने मोल हो जाएगा बेटा, 1/12 मोल होगा, नहीं होगा। आपके पास टोटल कितना ग्राम है, 1000 ग्राम है। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, 1000/12 मोल। क्या यहां से आपको पता लग जाएगा 1000/12 मोल कितने मोल हो जाएंगे। अब आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। 1 मोल में इतने एटम क्या है 1 मोल में इतने एटम, तो आपके पास टोटल जितने एटम होंगे उससे मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। तो हम लोग कितने मोल निकालते हैं, चलो आपके पास कितने मोल आएंगे बेटा, 1 kg 6C12 में कितने मोल आएंगे सर, 1000/12 मोल आएगा नहीं आएगा। तो 1 किलोग्राम 6C12 में सीधे मैं लिख देता हूं एटम वाला, जो आप लोग कह रहे हो मैं कितने एटम होंगे, आप लोग लिखेंगे सर 1000/12 गुणे Na 6.02 इंटू जो भी 10⁻23, तो यहां से आपको टोटल एटम मिलेगा। अब यहां से अब क्या सवाल लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, समझ में आ गया सवाल। अब जैसे मैंने बात करी थी क्या, 1 गिलास पानी में कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन कितना, तो अब सबसे पहले हमें सर 1 गिलास पानी में कितना पानी आता है, तो 250 ग्राम सब लोग जानते हो ना, 250 ग्राम। ऐसा ही सवाल आप लोगों ने किया था, नहीं किया था, याद करो। ऐसा ही सेम क्वेश्चन कोई बता दे, ऐसा ही सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में जब आप पढ़ रहे थे वॉल्यूम 1, तो वहां पर आपको कराया गया था पहले ही चैप्टर में, किसी को याद है। इसी के जैसा ही दूसरा एग्जांपल नंबर 2 था, उसमें क्या पूछा था कि बताओ कितने धनावेश, कितने पॉजिटिव चार्ज और कितने नेगेटिव चार्ज है। 1 गिलास पानी में कितने पॉजिटिव चार्ज और कितने नेगेटिव चार्ज हैं, वही तो बात हुई। वहां पर उनके ऊपर चार्ज कितना है, कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है, ये है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां भी पता करा गया था, तो बड़ा आसानी से लगा था थोड़ा बहुत वो, बट ये ध्यान देने वाली चीज था। समझ में आया कॉन्सेप्ट। अगले सवाल की ओर चलें, क्वेश्चन देख लीजिए। R = R0, वही लगाओगे ना भाई। आपके पास सोना है, गोल्ड का आइसोटोप दिया है 79 Rm 197, पहला हो गया, और दूसरा है सिल्वर का 47 Ag 107। इनका क्या करना, फाइंड रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई, इनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबको पता है कि नाभिकीय त्रिज्या क्या होती है, न्यूक्लियर रेडियाई, उसकी फार्मूला क्या होता है, R = R0। जब आपको पढ़ाया गया था साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आकार, तब उसमें ये बताया गया था R = R0 A⁻1/3। अच्छा, क्या चीज है जो A पर डिपेंड नहीं करता, R या रो। क्या रो को A से मतलब नहीं है, तो अगर मैं ρ1/ρAu/ρAg पूछूं तो क्या उसका आंसर 1:1 आएगा या कुछ और आएगा ना बेटा। जब रो A पे डिपेंड ही नहीं करता, तो इसका मतलब है रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ A, हमेशा 1:1 आएगा। कोई भी न्यूक्लियाई ले लो, कोई भी न्यूक्लियस ले लो, डेंसिटी उसकी हमेशा वही रहने वाली है, घनत्व तो हमेशा वही रहने वाला है। उसको पढ़ाया था उसी टाइम पर मैंने। चलो बताओ सब लोग क्या लिखोगे, सब लोग सर RAu/RAg, क्या क्या कट जाएगा, R0 से R0 कट जाएगा। ऊपर क्या लिखोगे सब लोग, A/AU/A/AG। A/AU है 197/107 पूरे की पावर 1/3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये डिब्बे के अंदर कितना आएगा, देखो कितनी बार जा रहा है, एक बार तो जा रहा है ना,
एक बार जाए 1 और कितना बचेगा तुम्हारे पास 90 बचेगा। कितना बचेगा 90, तो 8 बार जाएगा। अरे 107 है ना, 9 बार थोड़ी जा सकता है, 7 है उसमें, तो 8 बार जाएगा। और उसके बाद जो भी आएगा उसकी पावर कितना 1/3। अब इसका क्यूब रूट लेना है तो कितना आएगा भाई 1/8, 1.8 है, 18, 2 दूनी 4 दूनी 8, 18 बनाना है इसका क्यूब रूट। अरे लगभग आएगा यार 1.23, ठीक है, हाँ, डिवाइडेड बाई 1 आएगा और डिवाइडेड बाई 1, तो 1.23 यही आएगा सीधे, है ना। एजी की रेडियस कम होगी, एजी की रेडियस कम होगी और आरएम की ज्यादा होगी। उतार लीजिए। सवाल क्लियर है सबको? आयरन के न्यूक्लियस का मास कितना दिया है 55.85 AMU और उसके एटॉमिक मास नंबर दिया है आपको A=56। पूछा है बताओ इसके न्यूक्लियस की रेडियस क्या है और दूसरा पूछा है इसकी डेंसिटी क्या है। आर भी पूछा है, रो भी पूछा है, रेजिस्टेंस भी पूछा है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या दोनों पूछा है। आर क्या है रेजिस्टेंस, आर क्या है प्रतिरोध ना, क्यों बेटा आर क्या है प्रतिरोध, गधा प्रतिरोध, वाह रेजिस्टेंस वाले हैं। और रो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, साला मिल गया दोनों। अरे गजब यार, साला करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे क्या अबे मूर्खों ये आर है रेडियस और ये क्या है डेंसिटी। कैसे करोगे सब, फार्मूला हमको पता है, R = R0 A⁻⁴ R = R0 1.2 × 10⁻⁻15, ये सबको पता होगा, इंटू A56 की पावर 1/3, 4 चौके 16 चौके 64, यानी ये 3 दशमलव कुछ है, 3 दशमलव, बट मोबाइलिन का यूज करो जीवन भर। R = 1.2 × 10⁻⁻15 × 3.8। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगी रेडियई लगभग 4.6 फर्मी, 4.6 फर्मी, है ना बेटा, मेरे से तेज नहीं। हाँ अरे बेटा इसका मल्टीप्लाई करेगा तो 12×8 = 96, तो 4.6 ही तो जाएगा, है ना, मैं वहां से बताया मैंने। कितना आएगा 4.6 फर्मी, मतलब इंटू 10⁻⁻15 मीटर। मैं लिख देता हूं 4.6 फर्मी, ठीक। ये डिसइंफॉर्मीटर, वो मास, अभी सवाल दूसरे ने क्या पूछा है, वो डेंसिटी घनत्व क्या है, घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो रो बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम शेप ऑफ न्यूक्लियस, शेप 4/3 बता रहा है मुझे, क्या गोलाकार होता है स्फेरिकल होता है, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 πr³। मास कितना दिया है उन्होंने 55.85 AMU ना, 1.67 × 10⁻⁻27 kg में आ गया है। नीचे वॉल्यूम 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, 4/3 पाई r³, r कितना आया है 4.6 × 10⁻⁻15 का होल क्यूब। क्या सॉल्व करने पर आएगा 2.97, यानी सॉरी 2. कुछ ऐसा करके है ना, 2.29, यानी 3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। करेगा तो यही जो तुझे पता है, बट लिखेगा तो पूरा, सजाएगा तब तो पूरा बेटा, बिना पूरा सजाए तुम्हें पूरा काम नहीं, सजाओगे पूरा। जैसे सब लोगों ने कहा ना सर मैं डायरेक्ट ये नहीं कर सकता, कर सकते हो भाई, लेकिन सजाना पड़ेगा। देखो इसके रेस्पेक्ट में ये भी तो बढ़ेगा ना। आप सोचेंगे सर हमने तो AAMU लेकर के किया था डेरिवेशन, यहां पर कितना AMU लिया था AAMU, याद करो, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या लिखते हो AAMU, तो ये क्या था हम लोगों ने, तो हमको इस बार डायरेक्ट दिया है इतना AMU, तो उसी के रेस्पेक्ट में ये भी तो ज्यादा है। वहां क्या लिखते थे 1.2 फर्मी, जब r³ करा था तो कितना आया था 1.2 फर्मी आया था ना, तो उसका क्यूब लिया था, यहां तो 4.6 है, ये ज्यादा, तो उसी रेस्पेक्ट में ये भी बढ़ गया। चलो अगले सवाल की ओर चलिए। आपके पास 6C12 के 2 न्यूक्लियाई हैं, 2 नाभिक हैं, है ना, और ये एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। तो सवाल क्या है, इनके बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बतानी है। तो हम पहले 6C12 के दोनों न्यूक्लियाई बना लेते हैं। ये हो गया 6C12 का, जिसमें कितने प्रोटॉन होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से बताई जाएंगे, चार्ज की वजह से कि मास की वजह से, चार्ज की वजह से कि मास की वजह से। तो मुझे केवल प्रोटॉन लिखने की जरूरत है, न्यूट्रॉन लिखने की जरूरत है ही नहीं। 6 प्रोटॉन यहां है, 6 पॉजिटिव यहां है, और बगल ही
कितना है 6 प्रोटॉन और है। क्या यहां से यहां तक की डिस्टेंस r होगी, और क्या यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस क्या होगी, r ही होगी। तो जो मेरा इन दोनों के बीच का जो स्मॉल r है, क्या वो r प्लस r क्या 2r है। तो मैं सबसे पहले क्या पता कर लूं, किसी एक की r और सब निकल गया। चार्ज कितना है बेटा, Q1 बराबर क्या प्लस 6e। अरे कितने प्रोटॉन है अंदर, कार्बन 6c12 में कितने प्रोटॉन है अंदर, 6 प्रोटॉन है, तो प्लस 6e। Q2 बराबर क्या प्लस 6e, तो Q1 बराबर Q2, R पता लग गया 2R। अब क्या नहीं पता है केवल मुझे R, तो मैं सबसे पहले इस सिस्टम का क्या पता कर लूं, R इक्वल टू R नॉट ए रेज़ पावर 1/3, ये हो गया। मैंने कहा सर R इक्वल टू 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 15, ए बराबर 12, तो ए बराबर 12 उसकी पावर 1/3, 2 3 3 9 3 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दशमलव कुछ तो जाएगा, 2.5 25 25 सही हम 625, 625 का गुणा करोगे 25 से तो जब बहुत आगे चला जाएगा ना 2.4 कि 2.3 ना, देख लो कर ले 2.3 कर ले। R इक्वल टू 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 15 इंटू 2.3, क्लियर है सब कुछ। बस अब ये हो जाएगा आपका R मीटर में आएगा, फर्मी मतलब मीटर में आएगा, ठीक है। अब आपका बताओ डिस्टेंस कितनी होगी, यही डिस्टेंस होगी, नहीं ये नहीं होगी बल्कि इसका 2 गुना। देखो R इक्वल टू क्या लिखा गया है 2R, वो डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमें जो चाहिए, अब फार्मूला क्या लिखा जाएगा, U इक्वल टू फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। तो U इक्वल टू 9 गुणा 10 की घाता ना, आगे Q1 Q2 क्या 6e का स्क्वायर, 6 गुणे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, क्या अगेन यही रिपीट होगा, अरे होगा या नहीं होगा बेटा, तो वही तो यार Q1 Q2 सेम है, अपॉन बीच का सेपरेशन R बराबर 2R, 2 इंटू R कितना है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 15 इंटू 2.3। इसको सॉल्व करने के बाद आपकी एनर्जी आ जाएगी, बता दीजिए। सॉल्व हो गया, उतार लीजिए। चलिए अगला सवाल आपका क्या है भाई, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू अस एंड दैट इज 9.1 into 10 पावर माइनस 31 kg। रुके हुए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, विराम द्रव्यमान, फोटॉन का तो 0 होता है, इसका कितना है 9.1 into 10 पावर माइनस 31 kg। तो इसकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा क्या होगी, रुका हुआ है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, तो ये तो मुझे आता है E इक्वल टू MC स्क्वायर, बट विराम पूछा है तो E नॉट इक्वल टू M नॉट C स्क्वायर। फार्मूला याद है, E नॉट इक्वल टू M नॉट C स्क्वायर। मैंने लिखा सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं सर E को, तो लिखा जाएगा E नॉट इक्वल टू M नॉट C स्क्वायर। M नॉट है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू 9 इंटू 10 पावर 16। क्या ये सही लिखा है मैंने, एकदम सही लिखा है। C स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 3 गुणे 10⁻8 का स्क्वायर, 3 3 9, 10⁻8 का स्क्वायर 64, 16। इतना पावर ना कर देना, ज्यादा अति हो जाएगी। अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कितना आएगा बेटा देखिए 9 1 9 और 9 9 81, तो 81.9, 81.9, 81.9 गुणे 10 घाते माइनस, बताओ कितना, अरे क्या 15 16 31, तो माइनस 15 सही लिखा है। क्या इसको मैं लिख सकता हूं 8.19, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 8 दशमलव गुणे 10 की घाते माइनस डेसिमल इधर 8.19 इंटू 10 पावर माइनस 14, मतलब 9 भी गायब कर दे, 8.2 गुणे 10 की घाते माइनस 14 जूल। समझ में आ गया ना, ये हो गया। लेकिन ये तो जूल में आया, इसको किस में बदल लो MeV में, अबे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो EV में बदलने के बाद MEV में बदल लो, एट योर चॉइस, जैसे तू चाह। क्या करूंगा मैं, इसको किस में लिख लूं, फिलहाल आंसर ये अभी सही है, गलत नहीं है किसी कीमत पर, बट हम बताते हैं इसको EMV पे। तो E नॉट बराबर क्या हो जाएगा बेटा 8.2 इंटू 10 पावर माइनस 14, किससे भाग करूं MEV में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 13 या 19 से करेगा तो EV में बदलेगा, और 13 से करेगा तो MEV में बदलेगा। अभी पुराने वाले सवाल में सिखाया गया था। बस अब आपके पास क्या बचा 16 पंचे 80, क्या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है लेकिन इसमें थोड़ा एक्यूरेसी करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों को नहीं बेटा ये देखो
8.2 मैंने उसको नहीं 8.19 को मैंने जब 8.2 लिख लिया तो मेरा 16 अब जा सकता है, और वैसे भी जाएगा ना 16 5 दशमलव तो जाएगा ही। सही से लगाओ। फाइव 5.1 जाएगा। हाँ तो चलिए कितना आ जाएगा बेटा 5.1 MeV। ये आ गई रेस्ट मास एनर्जी। लेकिन सवाल अभी क्या पूछा है, इफ एनी इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ दिस वेलोसिटी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इतनी तेज से चल रहा है, क्या इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट है कि नहीं है, लगभग है कि नहीं उसके बराबर, तो मास वही रहेगा या बदल जाएगा, मास बदल जाएगा ना, तो मुझे अब उसका मूविंग मास पता करना पड़ेगा, गतिज द्रव्यमान कितना है। तो पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में बताओ क्या पूछा है सवाल ले, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला K इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कोई बताएगा, क्योंकि यहां पर क्या पूछा है m माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, यही तो होता है फार्मूला। और ये आता कब है, ये कब आता है भाई, K इक्वल टू एम माइनस एम नॉट, जब आप K क्या मतलब जब आप E माइनस ई नॉट करते हैं तभी तो K लिखा जाता है। यानी आपने E नॉट पता कर लिया है, आप क्या पता कर लीजिए E, और E इक्वल टू क्या होता है, क्या E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर क्या है, रेस्ट एनर्जी, रेस्ट वाली एनर्जी है, और एम सी स्क्वायर मूविंग वाली एनर्जी है। तो m मूविंग मास है, m पता करो पहले, गतिज द्रव्यमान पता करो, ये पता करोगे तो E आएगा, E पता करोगे तो यहां रखोगे और फिर आपका आएगा। चलिए तो हम लोग पहले क्या पता करें, इस कारण ज्यादा सवाल पे ध्यान दिया करो। क्या करें यहाँ पे m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, फार्मूला शायद देखो नहीं याद होगा, है ना। m नॉट की वैल्यू 9.1 गुणे 10 माइनस 31। अच्छा करेंगे क्या, नहीं करेंगे ऐसे, देखो v अपॉन सी लिखा है नहीं लिखा है, c की वैल्यू 3 गुणे 10⁸ ना, और v की वैल्यू 1.5, तो क्या 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, क्या 1.5/3 मतलब क्या 1/2, यानी किसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर मतलब क्या 1/4, 4 1 का 4, 4 में से 1 गया 3, क्या 3/4, क्या 4 से रूट 4 से 2 बाहर आया, क्या वो ऊपर चला गया 2/√3 एम नॉट आ गया। अरे दादा कहां से आया ये बेटा देखो जिनको नहीं समझ में आया वो देखे कहां से आया, आया है क्या समझ में, कभी भी आएगा, इतना आसान है, हा? समझ में आया कैसे आया। अच्छा चलो उन लोगों के लिए 2 मिनट के लिए मौन रखा जाए जिनको समझ में नहीं आया तब तो सबके लिए मौन रखना पड़ेगा सर, है कि नहीं, एक आध दो को छोड़ दो बस। 1 माइनस भी कितना दिया है, कितना है 1.5 इंटू 10⁸, सी कितना है 3 गुणे 10⁸, और पूरे का लगा हुआ है स्क्वायर, ये खत्म 30 हुआ 1/2 आया कि नहीं आया, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1 माइनस 1/4, एलसीएम 4, 4 1 4, 4 में से 1 गया 3/4, यानी इस पूरे अंडर रूट के अंदर, पूरे अंडर रूट के अंदर क्या 3/4 है, तो 3 तो अंदर ही फंसा रह जाएगा, लेकिन 2 तो बाहर आएगा नीचे वाला, समझ ही नहीं पा रहे हैं हमारे बच्चे, 3/4, 4 से बाहर आएगा, √3 अंदर फंसा रहेगा 2, और 2 कहां चला गया ऊपर 2/√3 एम नॉट। ये जिनके लिए मौन रखा गया था ये उनके लिए बताया गया था ये। अब आप बोल सकते हैं कि हाँ सर आगे बताया जाए नहीं तो यहीं रुके रहें और जिंदगी हमारी बर्बाद कर दी जाए। चलो अब E इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, E इक्वल टू MC स्क्वायर ना, E इक्वल टू MC स्क्वायर, M कितना 2/√3 एम नॉट, ये M हो गया, M इतना है ना 2/√3 एम नॉट, E इक्वल टू MC स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर बराबर E नॉट, एम नॉट सी स्क्वायर बराबर कितना E नॉट, यानी हो जाएगा 2/√3 E नॉट। अब आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है, आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो ना, क्या लिखोगे अब सब लोग बताओ मुझे, सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस E नॉट, यही तो लिखते हैं, E कितना है 2/√3 E नॉट माइनस E नॉट, क्या कॉमन हो गया E नॉट कॉमन, सही कर रहा हूं मैं ना सब एकदम, चलो भाई तो क्या कॉमन हो जाएगा E नॉट कॉमन हो गया,
क्या बचा अंदर 2/1.73, √3 को मैं तोड़ सकता था, 1.73 माइनस 1 क्या आएगा E0 इंटू 2 में से 1.73 घटेगा डिवाइडेड बाई 1.73, तो क्या लिखोगे 2 माइनस 1.73। चलो डायरेक्ट क्या घटाना घटा लेता हूं, मेरे लिए भी आसान ही रहेगा। अब कितना आएगा बेटा, यहां ध्यान से देख, 10 में से 7, 10 में 3 में 7 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 3 नहीं 2 आएगा, तो 0.27 कितना आएगा। अबे 73 में 27 जोड़ेगा तभी तो पूरा 10 करेगा ना, 1 करेगा, तो कितना आ जाएगा आपका k इक्वल टू आएगा 0.27 अपॉन 1.73 इंटू कितना E0 कितना है 51 है ना, 5.1 है ना, कहाँ गलत हुआ क्या कुछ यहाँ, 1 सेकेंड, आप लोगों ने एक काम करवाया ही नहीं बे गधो, 16 पंचे 80, 5.1 गया कि नहीं गया, लेकिन 10 पावर माइनस 14, यहाँ 14 है, यहाँ 13 है, तो 10 पावर माइनस 1 बचेगा ना। वो क्या देख के चौंक रही है, नहीं बताने के सर वो छूट गया है, बड़ा बताओ इतना लेट बताया जाता है। ये तो अच्छा हुआ वीडियो पास नहीं करा गया ना, सब लोग कहेंगे हैक देखो, ठीक है एकेडमी में गलत गलत सवाल बताए जाते हैं। चलो इंटू 0.51, अच्छा अगर ये 3 गायब कर दूं तो 17×51, तुम लोग देखते, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता क्या? अन्याय कहाँ, यही न्याय है। तो ये है ना, और फिर 27×81 तो 0.81 वगैरह कुछ करके आने का चांसेस है, 0.08 जो भी करेगा चेक कर लो। तो इस हिसाब से ये 3 गायब करके हम लोगों ने इसको 17 लिख लिया है ना, 0.27 सेफ रखा गया, 0.51 को क्या लिखा गया अपॉन में 100, 51/100 किया गया, और ये डेसिमल हटाया गया तो वहां 10 आ गया, ये 0 से 0 कट गया, आपका क्या है 17×51, 27×81, 2 अंक पर डेसिमल है तो 0.81, बचे 10 ये बचा रह गया, 10 बचा रह गया, तो आ गया 0.081 एमईवी, सीधे आंसर। ऐसे आप भी करिए न्यूमेरिकल में है ना, जहां जरूरत पड़े वहां √17 को 4 लिख लो और थोड़ा कैलकुलेशन आसानी से कर लिया करिए। देखिए कुछ बोला ड्यूट्रॉन को देखिए है ना, ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी बतानी है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बतानी है, बंधन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बतानी है दोनों, लेकिन कब, जब mp मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है इतना, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन टू अस एंड मास ऑफ ड्यूट्रॉन ये दिया है। कैसे बताते हैं बाइंडिंग एनर्जी, कोई जानता है बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं बेटा, मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या पता करा जाए, क्या पता करा जाए बेटा, मास डिफेक्ट। अब 1H2 को देखो ध्यान से, 1H2 किससे बना होगा, 1H2, 1H2 में क्या क्या चीजें समाई हुई हैं, कोई बताएगा 1H2 में क्या क्या चीजें समाई हुई हैं? एक प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन भी नहीं समाई है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, यानी इन द फॉर्मेशन ऑफ 1H2 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन है ना, ऐसा गलत है ये, 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन मिलकर के बनाएंगे 1H2 को, यही तो बात है ना। क्या बनने वाले का मास, द्रव्यमान क्षति की एक डेफिनेशन बता रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा इस पूरे लेसन में, अब इसी को सूत्र मान के चलना, जब भी मास डिफेक्ट की जरूरत पड़ेगी हमेशा बनने वाले का राइट साइड वाले का मास कम होगा और लेफ्ट साइड वाले का मास हमेशा, जो जोड़ोगे वो हमेशा ज्यादा होगा, बनने वाले का मास कम होगा और बनाने वाले का हमेशा ज्यादा होगा, तभी तो मास डिफेक्ट आएगा। अगर तुमने अकेला लिया ना ये और इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया तो बना तो भी यही, इसका मास फिर भी कम होगा, किससे, इससे, ये ऐसा याद रखना, कभी काफी सवालों में तुम्हारी मदद मिलेगी इसकी वजह से, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप क्या करिए, सबसे पहले मास डिफेक्ट बताने के लिए आप लोग क्या करेंगे बेटा, क्या होगा मास डिफेक्ट बताने के लिए, द्रव्यमान क्षति कैसे बताई जाती है,
अलग अलग द्रव्यमान का योग, अलग अलग इसका मास का जो समीशन आएगा उसमें से घटा देंगे जो हमारे पास बना हुआ है। तो डेल्टा एम बराबर क्या लिखा जाएगा सर? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही तो लिखोगे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस बनने वाले का द्रव्यमान, जो बना प्रोडक्ट का मास हमेशा घटा देना, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास डिफेक्ट। ठीक है, अभिकारक का द्रव्यमान माइनस उत्पाद का द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान क्षति इक्वल टू माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन। डेल्टा एम क्या आएगा? अरे डेल्टा एम क्या आएगा? एमपी प्लस एम एन 1.63673 प्लस 1.675। 0.00 कौन बोल रहा है भाई? मैं कहां से एएमयू में चले गए तुम? जब सब कुछ केजी में दिया है तो केजी में पढ़ोगे ना। एएमयू का भूसवार है इंटू 10⁻27 माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन 3.344 इंटू 10⁻27। जोड़ो इन दोनों को तो देखो उससे ज्यादा ही आएगा, उससे ज्यादा आएगा, तभी तो मास डिफेक्ट नेगेटिव हो सकती है क्या? असंभव। तुम लोग कहां फंस गए? 538 7 7 14 6 6 12 113 112 3.34 और उधर क्या है 3.344 आ गया ना। ये ज्यादा, हमेशा ये ज्यादा आएगा। माइनस 3.344 इंटू 10⁻27 kg। ये घटाइएगा जरा, 8 में से 4 जाएगा 4 440 330 330। डेल्टा एम आया आपका 0.004 इंटू 10⁻27 kg। क्या डेल्टा एम आ गया? डेल्टा एम आ गया तो अब आपको क्या पता करना है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नहीं बाइंडिंग एनर्जी पता करनी है। अब सोचो अगर मास डेल्टा एम केजी में रहता है तो आप लोग कैसे लगाते हो सवाल? ए इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर लगाते हो। अब अगर यही एएमयू में पता होता तो सीधे 931 गुणे एएमयू वाला डेटा, याद है नहीं याद है? तो वो 931 की जरूरत नहीं होगी। मैं क्या लिखूंगा सर? ईबी पहला बताता हूं, ईबी इक्वल टू जहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कोई बल्ब कितनी देर जलेगा कितनी देर बुझेगा, ये सब अगर कैसा सवाल आएगा ना अभी आगे करवाऊंगा तो हमेशा याद रखिएगा मास डिफेक्ट के बिना काम नहीं होने वाला है। ईबी बराबर क्या लिखोगे सर? डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम कितना 0.004 इंटू 10⁻27 इंटू 9 इंटू 10⁻16। ये समझ में आया होगा तुम लोगों को ये कहां से आता है सी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करिएगा। 9 चौका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा ना। 0.0036 इंटू 10⁻, क्या -11 ध्यान से देख, 1 2 क्या -13 जूल। 3.6 इंटू -13 जूल आएगा नहीं आएगा? तो मैं क्या करूंगा इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻13 जूल। चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लो अगर आप लोग चाहो तो, एमईबी में एमईबी में है ना, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? 13 कहाँ है? अच्छा वो 13 कट जाएगा ना। हाँ तो कितना आएगा? 16 दूना 32, लगभग 2 दशमलव कुछ आएगा है ना। कुछ आएगा। चलो आओ कर लेते हैं। आप लोग एमईबी में कह रहे हो तो मैं बता देता हूँ कैसे आएगा एमईबी में बदलने के लिए। बेटा हम लोग क्या बताएंगे? अबे एमईबी में कैसे बदलेंगे? इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻13 अपॉन, एमईबी में बदलोगे 1.6 इंटू 10⁻13 एमईवी। ये से ये कट जाएगा, ये डेसिमल से डेसिमल जाएगा, 16 दूना 32। आपका जो ईवी आ रहा है ना, कितना आ रहा है बेटा ईवी? 2.4 आया ना। अबे इधर देख, 16 दूना 32 4 आया नहीं आया? डेसिमल लगा, 0 बढ़ा, चले फिर 16 दूना 32 2.2 और 8 बचे 2.25 MEV। अगला क्या पूछा उन्होंने? दूसरा क्या पूछा? EVN का मतलब क्या होता है बेटा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अब बी वाला अगर मुझे बताना है तो सर वो हो जाएगा EBN। EBN बराबर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यही एक ऐसा हेडिंग है जो डेफिनेशन ही हेडिंग है, हेडिंग ही डेफिनेशन है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। यानी बंधन ऊर्जा और न्यूक्लियनों की संख्या के अनुपात को हम लोग प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। EB अपॉन में A, तो EB कितना आया है? 2.25 अपॉन A 2,
तो हो जाएगा 1.125 MeV। आसान था हाँ? तुम्हें यहाँ दिक्कत आई होगी। ये था बेसिक कोर कॉन्सेप्ट जो तुम्हें पूरे भविष्य के लिए याद रखना है। हमेशा डेल्टा एम के लिए जो शॉर्टकट याद रख के चलोगे वो क्या लिखोगे? सर रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास, चाहे वो फिजन हो चाहे वो फ्यूजन हो, कुछ भी हो, हमेशा यही याद रखना। अगर दो मिलकर के एक बड़ा बनाएंगे, दो मिलकर के एक बड़ा बनाएंगे तो भी एनर्जी लॉस, एनर्जी निकलती है बाहर कि नहीं निकलती है? क्योंकि डेल्टा एम होता है। और एक अगर टूटता है तो भी एनर्जी बाहर मिलती है, तो भी डेल्टा एम होता है। यानी हर हाल में, भले फिजन में 0.1% आया था और फ्यूजन में 0.7% आया था, लेकिन होगा तो है ही। यानी हमेशा डेल्टा एम बताने का तरीका है अभिकारक का द्रव्यमान माइनस उत्पाद का द्रव्यमान, रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास। कहीं भी कोई रिएक्शन लिखी मिल जाए, डेल्टा एम निकालने का इससे आसान तरीका कोई है ही नहीं। अगले सवाल की ओर चला जाए। क्वेश्चन देखिए सब लोग। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, दिए गए आंकड़ों के हिसाब से आपको चलना है। यह है मास ऑफ प्रोटॉन जो कि एएमयू में दिया है। पिछले वाले सवाल में एएमयू नहीं था, इसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन एएमयू में दिया है और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एएमयू में दिया गया है। और इस अल्फा पार्टिकल की क्या पता करना है? बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अल्फा पार्टिकल किससे किससे मिलकर बना है भाई? अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस में क्या क्या है भाई? क्या प्रोटॉन का न्यूट्रॉन? अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस में 2He4। अबे अल्फा का मतलब 2He4, अल्फा का मतलब 2H, मैं देखो मार्कर ऐसे भी चल जाएगा, जादू देख। अल्फा का मतलब 2He4, 2He4 का मतलब कितने प्रोटॉन? क्या दो प्रोटॉन? 4 में से 2 गया, 2 न्यूट्रॉन, क्या बराबर अल्फा पार्टिकल, अल्फा का न्यूक्लियस, है ना? तो सबको पता है, सबको क्या पता है कि सर इसका मास ज्यादा आएगा और इसका, लगाओ, लग गया ना सवाल आसानी से? जिनसे नहीं लगा वो देखे भाई। अरे सब लोग क्यों देखने लगे? तो चलिए देखो इधर, सबको पता ना अल्फा पार्टिकल, अल्फा ने, अल्फा बना किससे है? सर अल्फा बना है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल बना है मतलब 2He4 ना, 2He4 किससे बना है? सर इसके न्यूक्लियस में, इसके न्यूक्लियस में, इसके नाभिक में क्या कितना है? 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन। यही मिलकर के क्या बना है? हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस यही मिलकर के बना है। तो मास ऑफ 2 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन, क्या ये ज्यादा आएगा मास ऑफ हीलियम के न्यूक्लियस से? आएगा नहीं आएगा? तो डेल्टा एम लिखने का तरीका, डेल्टा एम मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्या माइनस मास ऑफ अल्फा। कितने प्रोटॉन है तुम्हारे पास? 2 प्रोटॉन है। कितने न्यूट्रॉन है? 2। ये समझ में आया है ना? तो डेल्टा एम इक्वल टू 2, अरे कॉमन ले लिया भाई। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1.00728 प्लस न्यूट्रॉन 1.008667। मेरे ख्याल से ये इस लेसन के न्यूमेरिकल केवल सामान्य जोड़ और गुणा, जोड़ घटाव और गुणा पर हैं। थोड़ा सा भाग सामान, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं है ना? वो क्यूब रूट तो गया, वो तो जमाना हुआ। माइनस एम अल्फा कितना आएगा? 4.00150। इसको दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 8 7 15, 6 2 8 1 9, सही है एकदम। 7 6 13, 8 0। कुछ गलत लिखा क्या? भाई तो एरर हो गया भाई। या तो इसको भी और आगे तक देते, 7276 से लिखा जाता है इसको। याद करो मैंने क्या बताया था, 7276 8665, है ना? तो अगर ये लिखे होते तो इसका मतलब ये 7 अकेले रह जाएगा। 8 6 14 के 4, एक आया ना? फिर 2 6 8 1 9, 8 7, बेटा 8 7 15, है ना? 0 0 1 0 1 1 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 4.00150। चलो करके देखते हैं इधर। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 1 9, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10,
10 1 11, 2 1 जा 2 1 3, 2 0 0, 2 दूनी 4, -4.00150 घटा ले 0.03039 AMU आया। 0.03039 AMU आएगा। सही घटाया है एकदम, ठीक है। अब इसके सॉल्व करने के बाद अब सबको पता है ना बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी किसके करस्पॉन्डिंग सर? मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति के समतुल्य जो ऊर्जा रहती है उसे हम लोग बंधन ऊर्जा बोलते हैं इसके जगह पर। तो EB बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये तब लगाते हैं जब डेल्टा एम किस में दिया होता है, केजी में, लेकिन सी स्क्वायर का टर्म तब हटा देते हैं जब AMU में दिया होता है। तो हम लोग लिखते हैं डेल्टा एम किस में, AMU में, और उसका गुणा किससे करा देते हैं, 931 से कराते हैं, और किस में आ जाएगा ये, MEB में डायरेक्ट लगाने का तरीका। इसीलिए तो ये सब डेरिवेशन करे जाते हैं। बताओ सब लोग, EB बराबर कितना आएगा, डेल्टा एम AMU कितना दिया है, 0.03039 इंटू 931 MEB, मतलब आपका EB आ रहा है 28.29, मतलब 28.32 वगैरह जो तुम लोग बता रहे थे, सब तुम्हारा सबका डेटा एकदम सही है MEB। अगले सवाल आगे क्या पूछा है इन्होंने, दूसरा क्या पूछा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो सर सबको पता है कि EBN बराबर होता है EB बटा A। EB कितना है 28.29 बटे A कितना है 4, ये देखो कितना आएगा 7.07, हाँ वो 07 आगे करो 08 आ जाएगा, तो 7.07 MEV। आसान था सवाल। कार्यालय खुलने का समय 10 बजे। इधर देखो 3 पार्टिकल्स, कौन से, अल्फा, 3 अल्फा कर मिल करके क्या बनाते हैं, कार्बन 6C12। तो क्या पता करना है, फाइंड रिलीज एनर्जी, मुक्त ऊर्जा की गणना करनी है। कैसे आएगी ये रिलीज एनर्जी, कैसे आएगी, कौन, क्या चीज होती है रिलीज एनर्जी, क्या बाइंडिंग एनर्जी, जो मास डिफेक्ट आएगा उसके वजह से जो एनर्जी बाहर निकलती है उसी को कहते हैं मुक्त ऊर्जा, वही है बंधन ऊर्जा। वही तो बाहर निकल गई थी, वही कम हो गई जिसकी वजह से चुप मार के बैठ गए, और वही दे दो अगर बाहर से, वही अगर बाहर से दे दो तो क्या वही एनर्जी पाने के बाद वो पूरा खुश हो जाएंगे और फिर से अलग अलग फ्री हो जाएंगे। बताया था नहीं बताया। तो बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी है, वो डेल्टा एम के इक्विवेलेंट है ना, मास डिफेक्ट द्रव्यमान क्षति के समतुल्य ऊर्जा, और निर्मुक्त नाभिक बनने के दौरान निर्मुक्त ऊर्जा, और या फिर नाभिक को तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, इन सब ऊर्जा के लिए बाइंडिंग एनर्जी ही जिम्मेदार है। तो चलिए बाइंडिंग एनर्जी बराबर E बराबर MC स्क्वायर डेल्टा MC स्क्वायर, EB बराबर डेल्टा MC स्क्वायर। तो डेल्टा एम निकालो, कौन है बेटा, 3 अल्फा, कई अल्फा, 3 अल्फा, 2He4 प्लस 2He4 प्लस 2He4, ई का लिखा था, हाँ 3 अल्फा सही तो है, यहां प्लस, गिव्स आउट क्या बना, 6C12। क्लियर है सबको। चलो अब सब लोग सबसे पहले डेल्टा एम निकालो। सबको पता है डेल्टा एम निकालने का तरीका, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मास नहीं दिया है तो मैं मान लूंगा कि 12 AMU दिया है तुमको, कहीं कार्बन के दिया है तो तुम क्या मान लोगे अपनी तरफ से, 12 AMU, तुरंत 12.0000 AMU लिखा देना। इधर वाला लिख, चल डेल्टा एम बराबर, सब लोग बताओ, डेल्टा एम बराबर 3 इंटू मास ऑफ अल्फा माइनस क्या, मास ऑफ कार्बन, सही लिखा है मैंने। तो डेल्टा एम बराबर 3 इंटू मास ऑफ अल्फा 4.002603 माइनस 12 AMU ना, 12 AMU। अब दशमलव लगा दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 AMU लगा लो, जरूरत पड़ेगी तो घटाने टाइम में आसान रहेगा, क्योंकि तुम लोग कच्चे हो ना, रिकॉर्डिंग चलेगी नहीं, हाँ नहीं तो फिर मेहनत बर्बाद जाए, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। चलो पूरा कराओ, 3 3 9, 3 0 3, बस चले 3 0 3, यही पढ़े तुम लोग, 3 6 18, 3 दूनी 6 1 7, 3 0 0 3 0, 3 चौके 12 माइनस 12.1 2 3 4 5 6। डेल्टा एम कितना आया,
सही है एकदम। ईबी बराबर डेल्टा एम इंटू 931 MeV। ये कब लगता है? जब डेल्टा एम किस में आया हो? AMU में। वेरी गुड, याद रखना नहीं तो ढेलागिरी करके चले आओ। ईबी बराबर 0.0070809 इंटू 931। कितना आया बेटा? आप करते रहे हो इतनी देर से, हाँ? कितना? 7.254 यानी 7.3, यही मान लो। 7.7 में आएगा जो कि 7.27, हाँ तो 7.3 MeV। बात 27 का मतलब 7.3। कितना आसान सवाल था, एग्जाम में ऐसे ही आएंगे एकदम। लगाइए सवाल। आपको हीलियम के लिए, हीलियम न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन दी गई है इतनी। आपसे पूछा है उन्होंने कि आप लोग बताइए कि इसमें डेल्टा एम कितना आएगा। सबका फार्मूला आता है ना, ये देख डेल्टा एम, डेल्टा एम। इस बार बाकी सब पता है तुम्हें, जल्दी बताइए। लग गया? 0.30 आ रहा है शायद, है ना? 0.0304। ध्यान से देख के लगाओ, गलत गलत लगाते हो। 0.0304। क्या सबको पता है EB इक्वल टू डेल्टा एम इंटू AMU में, AMU दे रखा है, इंटू 931 MeV, यही होता है ना? तो यहां से डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एम बराबर क्या है? EB बटे 931, ये हो जाएगा डेल्टा एम। लेकिन हमको EB दिया है या EBN दिया है? EBN बराबर क्या होता है? EB अपॉन A। तो क्या A का EBN से मल्टीप्लाई करा दो तो EB मिल जाएगा, यानी EB बराबर मैं लिख सकता हूं सर EBN गुणे A, मतलब 4, हाँ, अपॉन 931। EBN दिया है 7.0। देखो नीचे कितना आएगा MEB, और ऊपर भी कितना रखोगे? MEB से MEB चला जाएगा, तो 7.0756 इंटू 4 अपॉन 931। सॉल्व करोगे तो 0.0304 MEB। अरे भाई ये सब मुझे याद रहता है। उतार लीजिए। देखिए अगला सवाल है, ड्यूट्रॉन है और हीलियम है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी गई है। ड्यूट्रॉन की 1.1 MeV 1s2 की होती भी है। तुम लोगों को बाइंडिंग एनर्जी कर्व याद है, बंधन ऊर्जा वक्र याद है? सबसे पहले कौन शुरुआत हुआ था? नीचे से ड्यूटीरियम 1s2, 1s2 के लिए कितनी रहती है? सबसे कम उसी के लिए क्या 1.1 MeV, देखो उतना दिया है 1.1 MeV, देखो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से बताया गया है। और इसके लिए हीलियम के लिए कितना दिया गया है? तुरंत भाग के 7 के पास पहुंचा था। हाइड्रोजन के बाद 1s2 के बाद सीधे किसके पास? 2He4 के पास गया था, 7 के ऊपर थोड़ा सा, देखो 7 पर ही लगभग था, तो 7.0 MeV दिया है। उसके बाद when two न्यूट्रॉन्स आर फ्यूज्ड, जब दो न्यूट्रॉन आपस में मिलाए गए, ये तो रिएक्शन बाद में लिखी गई है, फिलहाल आपको समझाने के लिए, सवाल केवल यहीं तक था, ये ध्यान रखिएगा। जब दो न्यूट्रॉन फ्यूज करे जाते हैं, फ्यूज करके हीलियम का नाभिक बनाया जाता है, तो निर्मुक्त ऊर्जा कितनी होगी? तो यही साथ में आपको एनर्जी मिलेगी, आपको ध्यान देना है ना? इसमें की एनर्जी दोनों कैलकुलेट कर लीजिए कितनी कितनी है, ज्यादा माइनस कम एनर्जी आपका हो जाएगा रिलीज एनर्जी, ज्यादा माइनस कम क्या होगा? सब लोग बताओ, पहले बताओ एक न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी है? एक न्यूट्रॉन की एनर्जी, एक न्यूट्रॉन की, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। अच्छा एक सेकंड, यहां रिलीज एनर्जी पूछा है ना बेटा, रिलीज एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी होती है? बाइंडिंग एनर्जी ना, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा होती है ना। अरे भाई निर्मुक्त ऊर्जा रिलीज एनर्जी, या रिलीज एनर्जी को आप कैसे याद रखिए? बाइंडिंग एनर्जी, चाहे जो करिए यही है, मतलब ईबी पूछा है। तो ईबी बताने के लिए क्या करोगे आप? यहां की टोटल एनर्जी निकालिए। सोचो
यहां कैसे निकलेगी टोटल एनर्जी? ईवीएन, ईवीएन कितना है? ईवीएम फॉर ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए ईवीएन कितना है? 1.1 MeV ना। ईवीएन का मतलब ईवी अपॉन ईवी अपॉन ईवी अपॉन ए की मतलब 2, ए का मतलब इक्वल टू 1.1 MeV। तो बताइए ईवी बराबर कितना हो जाएगा? 2.2 MeV। क्लियर है सबको? कितने ड्यूट्रॉन है तुम्हारे पास? 2। तो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बताइए इधर, टोटल ईबी इधर कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 2.2। अरे 2 ड्यूट्रॉन लिया है बेटा, तो कितनी हो जाएगी? 4.4 MeV। चलो हीलियम के लिए कैलकुलेट करिए। हीलियम के लिए, फॉर हीलियम, हीलियम के लिए ईवीएन बराबर कितना दिया है? 7, केवल 7 MeV। बताओ ईवीएन मतलब ईवी अपॉन एवी अपॉन क्या 2He4 लिखा है, तो एवी अपॉन 4 इक्वल टू 7 MeV। 7 चौके 28। तो यहां से तुम्हारा ईवी बराबर हो जाएगा, ईवी बराबर 28 MeV। ज्यादा माइनस कम इज योर आंसर। और नहीं तो कहा, तो Q बराबर 28 माइनस 2.2। अरे 2.2 नहीं यार, 4.4 है ना। 2 ड्यूट्रॉन लिया है तुमने, एक नहीं लिया है, मतलब उसको देख लिया तो गलत हो गया है ना। ये है टोटल ईवी ड्यूट्रॉन के लिए। ये दूसरी एनर्जी है कितना? 23.6 MeV। MeV का मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया सबको? एग्जैक्ट आंसर आ रहा है आपका, ठीक है 23.6। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।